द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। और इससे पहले एक वीडियो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देख चुके हैं, जहां पे हमने भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है और जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उस पर एक काफ़ी विस्तृत परिचर्चा की है। तो अगर कोई उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन होगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपकी एक अच्छी समझ यहाँ से विकसित हो सके। चलिए आज हम लोग इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स अनुच्छेद 58 पर, यानी कि अनुच्छेद 58 जिसमें राष्ट्रपति पद के अहर्ता का जिक्र होता है। अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो एक राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए कौन सी क्राइटेरिया जो है वो पालन करना होता है, मतलब कौन सी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। तो समझते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 58 है, इस 58 में राष्ट्रपति पद की अहर्ता के बारे में दी गई है। उसमें तो 3 शर्तें हैं जिसको हमको समझ लेना बहुत ही आसान चीज। पहला शर्त ये हो गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि वो 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। तीसरी जो शर्त है कि वो एक लोकसभा सदस्य बनने की, लोकसभा सांसद बनने की जो योग्यता है उसको धारित करता हो। और एक दिलचस्प बात यह है इसमें कि वो लाभ का पद धारण नहीं करता हो, मतलब लाभ के पद पर नहीं है। अब एक लाभ का पद क्या है? लाभ का जो पद है वो उसका निर्धारण संसद करता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का पद हो या किसी सांसद का पद हो, ये सब लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। तो यह है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होती है। दूसरी बात है कि जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर इन योग्यताओं को धारण करते हैं तो राष्ट्रपति की चुनाव को लड़ने के लिए आपको अनुमोदक और प्रस्तावकों की जो एक संख्या है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 50 जो है वो अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ऐसा नहीं कि दोनों मिलाकर 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। और आप लोगों को पता होगा कि ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, जो आर्टिकल 54 में पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कस किया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन सा होंगे। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, दरअसल वो निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में, कम से कम मतलब मिनिमम न्यूनतम, इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान समय में 15,000 रुपया आपको जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। और यह जमानत राशि जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत के खजाने में आपको जमा करना होता है। आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता दें यहाँ पे, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि क्या इस तरह का प्रोविजन जो है वो प्रारंभ से था संविधान के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो अधिकांश बातें हैं वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम जो 1952 है वहां पे वर्णित है। और अगर हम उस अधिनियम की बात करें या राष्ट्रपति के निर्वाचन के पूर्व के प्रबंधों को देखें कि पूर्व में किस तरह की व्यवस्था थे, तो आपकी जानकारी के लिए इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है कि पूर्व में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की व्यवस्था नहीं थी। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी तथा 2,500 रुपए जो है वो जमानत राशि के रूप में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार के खजाने में जमा करना होता है। तो इस बात को आप क्लियर रूप में समझ रहे होंगे। और ये परिवर्तन जो है अभी की जो आप देख रहे हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये 1957 में हमारे राष्ट्रपति निर्वाचन में ये नई तरह की व्यवस्था को जोड़ा गया था। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव को अगर प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कम होती है तो वो चुनाव लड़ने लगते हैं। तो ऐसे जो नॉन सीरियस जो कैंडिडेट होते हैं
जो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है लेकिन चुनाव लड़ते हैं, तो उन प्रतिनिधियों को हतोत्साहित करने के लिए इसमें ये व्यवस्था किया गया और प्रस्तावकों की संख्या, अनुमोदकों की संख्या को बढ़ा दी गई है। एक और अहम बात हमें जान लेना बहुत जरूरी है, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि जमानत राशि जो है वो कब जब्त होती है। तो जो कुल मत गिरते हैं, तो वैध मतों का अगर 1/6 मत किसी कैंडिडेट को, मतलब उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनकी जमानत जब्त मानी जाती है। मतलब तब उनकी जमानत राशि के जो 15,000 रुपये हैं वो रकम उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप वैध मतों का 1/6 मत लाने में कामयाब हो पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जमानत राशि कैंडिडेट को वापस लौटा दी जाती है। तो क्लियर है। अनुच्छेद 58 को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की अहर्ता है। सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका होना चाहिए, एक लोकसभा सांसद होने की जो योग्यता है उसको धारित करता हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसके पास राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपया जो है वो जमानत राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और या भारत सरकार के खजाने में जमा करना होता है। अगर 1/6 मत आप प्राप्त नहीं करते हैं तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इससे पूर्व की अगर व्यवस्था को देखें तो पूर्व में आपको 2,500 रुपये, 2,500 रुपये जमानत राशि थी, जबकि अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 10-10 निर्धारित की गई थी और ये नया परिवर्तन जो है वो 1997 से लागू है। तो समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग जो समझने का प्रयास करते हैं, एक आर्टिकल है 55 यानी संविधान का अनुच्छेद 55, कार्यपालिका से जुड़ी है अनुच्छेद 55, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति को हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस रीति के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम जान लें कि हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रोसेस है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, गुप्त मतदान जो है वो गिराए जाते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बैलेट से किया जाता है और अप्रत्यक्ष प्रणाली है राष्ट्रपति के निर्वाचन की और उसका एक विशेष नाम से उसको हम जानते हैं, आनुपातिक एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रारंभिक चरण में कई दफे ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है उसकी प्रक्रिया का क्या नाम है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, इस सब को हम जरूर ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है और ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा गुप्त मतदान होती है। और चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सब भाग लेते हैं, उनके निर्वाचक मंडल के बारे में हम लोग पहले ही आर्टिकल 54 में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो चलिए चुनाव हो गए, कैंडिडेट की उम्मीदवारी हो गई, चुनाव हो गए। अब आते हैं कि उनके मत मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। क्या राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले सभी निर्वाचकों का, निर्वाचक मंडल के जो सभी वोटर हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव के सभी निर्वाचकों के मत का मूल्य एक समान होता है? तो नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य अलग होता है और एक राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी विधायक के जो मत का मूल्य है वो अलग तरह से होता है, निर्धारित किया जाता है और उसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, एक विशेष गणना की उसकी एक विधि है मत मूल्य के निर्धारण के लिए कि एक विधायक के मत का जो मूल्य होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य और मल्टीप्लाई यानी गुना 1/1000। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि राज्य की कुल जनसंख्या, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे संविधान विशेषज्ञों ने यह व्यवस्था किया कि राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलनी चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा कि जब एक विधायक के मत मूल्य का हम निर्धारण करते हैं तो एक विधायक के मत मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या
गुना 1/1000। ये एक विधायक के मत का मूल्य हो गया। अगर हम देखें कि एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो एक सांसद के मत मूल्य निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों के मूल्यों का कुल योग बट्टा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो ये हो गई एक सांसद के मत का मूल्य निकालन। तो अब आते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसकी मतगणना कैसी होती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की मतगणना की भी एक अलग तरह की प्रोसेस है, क्योंकि आपको हम बता दें कि जो निर्वाचक मंडल होते हैं, जो मत डालते हैं, जो वोटिंग करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके नाम के सामने वरीयता का क्रमांक अंकित करना होता है। मतलब सपोज दैट कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में 3 कैंडिडेट है ABC XYZ, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में ABC 3 कैंडिडेट है, तो आपको करना क्या होता है कि उनके नामों के सामने वरीयता का क्रमांक अंकित करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि B हमारा पहला पसंद का उम्मीदवार है, तो हम B के सामने हम 1 लगा देते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि A के सामने, तो A के सामने 2 लिख देते हैं, C के सामने हम 3 लिख देते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन कैंडिडेटों के, उन अभ्यर्थियों के नामों के सामने उनके वरीयता का क्रमांकित कर देते हैं। अब रही मतगणना की बात, तो मतगणना करने के लिए क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के जो जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं, मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव को जीतेंगे, उनको कम से कम 50% वोट से अधिक होना चाहिए। आमतौर पे आप देखिए कि संसदीय प्रणाली में आप देखिएगा कि जैसे हम एक MP का चुनाव होता है, एक लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, या एक राज्य विधानसभा के सदस्य का चुनाव होता है, तो कैसे निकालते हैं उसकी जीत, जो सबसे अधिक मत लाते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं होती है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम आपको 50% से अधिक वोट चाहिए। मतलब एक चुनाव जीतने के लिए एक कोटा निर्धारित होता है, और इस कोटा निर्धारण जो है वो इस सूत्र के द्वारा, यानी कुल वैध मतों की संख्या बट्टा कुल स्थानों की संख्या +1 और यहाँ पे फिर +1, ये आपको एक कोटा का निर्धारण हो जाता है। इससे सरल शब्दों में हम समझे तो जितने कुल वैध मत होते हैं उसके 50% से अधिक मत मिलने पर ही राष्ट्रपति के चुनाव को विजयी हो सकते हैं कोई कैंडिडेट। मतलब कहने का, और कैसे इसकी और क्या प्रोसेस है इसमें, तो मतगणना में, राष्ट्रपति के मतगणना में क्या किया जाता है, जैसे सपोज दैट अभी हमने कहा था कि A, B और C 3 कैंडिडेट हो गए, तो प्रथम वरीयता के मत A को कितने मिले, B को कितने मिले, C को कितने मिले। काउंटिंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रथम वरीयता के मत को गिनते हैं। अगर प्रथम वरीयता के मत की गिनती से जो एक कोटा है विजयी होने के लिए, राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित होने के लिए जितना मत चाहिए, अगर वो मत की संख्या कोई उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, मतलब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। लेकिन अगर पहली वरीयता के वोटों की गिनती के बाद कोई राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक विजयी मत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरी वरीयता के मत का गिनती जो है वो मतगणना जो है वो होगा। अगर दूसरी वरीयता में भी हार जीत का फैसला नहीं हो पाता है तो तीसरी वरीयता के मत को गिने जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलाई जाएगी जब तक कोई उम्मीदवार जो है वो विजयी मत का जो कोटा है उसको प्राप्त न कर सके। हालांकि आज तक हमारे देश में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही बार जो है वो दूसरे वरीयता के मत का गिनती करना पड़ा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव में ऐसी परिस्थिति केवल एक बार उत्पन्न हुई है, और बीबी गिरी जो थे जब राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तो वो सबसे कम वोटों के अंतर से जीते थे। ये जी के याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आज तक के भारतीय जो राष्ट्रपति के इतिहास में सबसे कम मतों के अंतर से कौन चुनाव जीते थे। तो सबसे कम मतों के अंतर से जो है वो बीबी गिरी चुनाव जीते थे, और उस चुनाव में पहली बार दूसरी वरीयता के मतों को गिना गया था।
तो इस तरह से आप इस चीज को जान गए कि कैसे राष्ट्रपति पद की क्या अर्हता है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की क्या रीति है, जिसको कि हम लोग आर्टिकल 55 के अंतर्गत उस निर्वाचन रीति को पढ़ते हैं। एक और चीज आपको हम बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित होता है वो किसी मतलब संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूर्व से संसद के किसी सदन का सदस्य है या राज्य विधान मंडल का के किसी सदन का सदस्य है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के निर्वाचन के तिथि से वो पद रिक्त माना जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से इस आर्टिकल 58 यानी राष्ट्रपति पद की जो अर्हता है और अनुच्छेद 55 जहाँ पे राष्ट्रपति पद की जो चुनाव की क्या रीति है उस चीज को आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। एक और आर्टिकल यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं, अनुच्छेद 57। इसमें कुछ विशेष नहीं है। अनुच्छेद 57 जो है ये राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन मतलब हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 57 स्पष्ट रूप से कहता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जितनी दफे राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित हो जाए वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे आप अगर अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो सकते, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे देश में कोई व्यक्ति जितनी दफे वो राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हो जाए, जितनी दफे मन हो वो चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक सबसे लंबे अवधि तक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पे रहे, और तीसरा कार्यकाल जो है मतलब तीसरी बार चुनाव में किसी राष्ट्रपति ने हिस्सा नहीं लिया। तो ये एक दिलचस्प जानकारी है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 2 बार के बाद कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो ये हमने राष्ट्रपति से जुड़े 3 आर्टिकल्स को देखे यहाँ पे, आर्टिकल्स 55, 57 और 58। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संदर्भित बात, आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन से संबंधित बात और आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की क्या अर्हता है, इन चीज़ों की हम लोगों ने विस्तृत रूप में देख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अगले जो क्लास है उसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति की पद किन परिस्थितियों में खाली हो सकती है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या चीज़ है, इन तमाम बातों को हम लेकर अगले क्लास में आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट क्लास में।